गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा थर्ड लेक्चर शुरू हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जस्ट अ क्विक रिवीजन। आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, आपको बताया था मैंने कि जो कंडक्टर्स होते हैं, इन कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि रैंडमली मूव करते रहते हैं। इन जिगजैग मोशन में ये मूव करते हैं। अब जब कोई भी अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हो, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एनी इंस्टेंट, दैट वो हमेशा क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो जो करंट है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो जब आप कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। नो एक्सटर्नल फील्ड इज देयर। लेकिन जब आप इसको कंडक्टर को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं कि आपका यहाँ से एक्सटर्नल सप्लाई दे दी हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सप्लाई की, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्मॉल वेलोसिटी कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं हम उसको। ये भी मैंने आपको बच्चों बता दिया था। और एक और बात बोली थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है मजे से चल रहेंगे धीरे धीरे इस तरफ को चल पड़े वो। और करंट की डायरेक्शन एक और चीज़, कभी भी सर्किट, अभी आप बहुत सारे सर्किट्स पढ़ेंगे बच्चों, आपने हमेशा याद रखना है पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ को आता है। इफ़ यू इवन सी क्या हो रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को ऐसे आ रहे हैं, तो करंट इज गोइंग ऑपोजिट टू इट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होती है, अपोजिट ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोशन भी इतनी ईजी नहीं है। ये क्या करते हैं, जब जाते हैं तो डेफिनेटली इसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब घूमेगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स होगा उसका E इंटू कैपिटल E। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है। वहाँ से हमें फोर्स पता लग गया। अभी इसको फोर्स लगता है तो फिर ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स अपॉन मास हो जाता है। तो दीज एक्सेलरेशन, लेकिन ये बॉडी, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि करंट में करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी नहीं होती, देर इज़ नो एक्सेलरेशन। तो अब ये क्या है, इतनी तेज़ ऐसे रैंडम मोशन इतना तेज़ होता है कि इसकी जो स्पीड होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड से लेके 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड है, लेकिन ये जो इनकी वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, समथिंग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है। तो ये चीज़ इतनी वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा है, एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेरी लो। अब इधर पर क्या होता है, एक और चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है, जो नॉट एवरेज वेलोसिटी, आई विल से दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे वो चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेरी लो वैल्यू है इसकी। तो अब इधर पे तो हमने कहा था ना, वो इस तरफ को फोर्स एक्ट करता है और वो एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जाके यहाँ पे कर्नल्स होते हैं, दे आर द पॉजिटिव एटम्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वहाँ वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं, इनसे ये जाकर टकराता है। फिर ये इसने जो वेलोसिटी गेन की होती है, वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ये फिर इसको जाता है बहुत तेज़ी से, दूसरा एक और कर्नल होता है, उससे जाके टकराता है। तो ये दो कोलिशंस के बीच में जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे ये बहुत सारे कर्नल्स के साथ क्या होता है, ये टकराता रहता है, रेस्ट करता है, टकराता है, रेस्ट रहता है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम, तो ऐसा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबके रिलैक्सेशन टाइम्स अलग अलग हैं। तो इन सारे रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज टाइम था टाउ हमने ले लिया था, और वहाँ से हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था दैट वाज इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन इनटू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिया था, और इसको E अपॉन M एंड टाउ, ये एक आपको फॉर्मूला बताया गया था कि ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, ये जो करंट फ्लो होता है, ये जो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यानी पहला फॉर्मूला जो आप इस चैप्टर में याद रखने वाले हैं दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट एन इंस्टेंट, दैट इज द करंट। एंड दिस इज इक्वल टू क्वांटम लॉ के हिसाब से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, एनी
अपॉन टी। एक ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना था, दैट वाज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी and it is E, capital E upon m into tau. This is second. Now आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। एंड ओम्स लॉ जो है वो ये कहता है कि जो कोई भी कंडक्टर है, इफ़ यू हैव अ कंडक्टर, उसके जैसे ये कंडक्टर था, इसके क्रॉस पोटेंशियल लगाया है V। ये जो पोटेंशियल V है वो ये कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, यानी कि फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दो एंड्स पे, दैट विल बी इक्वल टू द will be proportional to the current flowing through this conductor. This is Ohm's condition. इसमें उसने पहले ही कह दिया कि फिजिकल कंडीशन कैसी है, कांस्टेंट. सो व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट और सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लो ऑफ करंट. अब हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो मैंने पहले 2 लेक्चर्स का जस्ट रिविजन कराया आपको. ये आपका कंडक्टर हो गया. डायग्राम हमारे आपके हमेशा ही वही आने वाले हैं. दिस इज़ अ कंडक्टर. एल इसकी लेंथ है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. बहुत सारी डेरिवेशन में हमने सब यही चीज़ ड्रॉ करनी है. इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया है. दिस इज़ द वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट. दिस इज़ V वोल्ट. I इज़ द करंट. देन दिस पोटेंशियल, V वोल्ट लगा यानी यहाँ पे पॉजिटिव एंड लगा, यहाँ नेगेटिव एंड. तो यहाँ अगर मान लीजिए 10 वोल्ट है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, जब भी इस तरह से लगा होता है, ये लगा हुआ है, ऐसे ही कनेक्ट करते हैं. अगर मैं कह रही हूँ कि 10 वोल्ट का लगा, तो यहाँ अगर 10 वोल्ट है, यहाँ क्या है 0 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, द 10 वोल्ट, दैट इज़ द अप्लाइड वोल्टेज ओनली. अगर I इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. फिर 20 वोल्ट कर दिया उसने तब बाद में एक्सपेरिमेंटली फैक्ट देखा गया है, अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया है तो उसमें करंट भी डबल हो जाता है, 2I हो जा रहा था, +3. इस तरह का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखा गया, तो वहीं से ये कंक्लूजन निकाला ओम्स ने, दैट दिस इज व्हाट वी हैव. अब इसमें जो है स्टेटमेंट जो है स्केलर फॉर्म में, पहले तो ये सिंपल स्टेटमेंट से ही हम क्या लिख रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस भी लिखने की जरूरत नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, है ना, फ्लो ऑफ करंट. सो डेल्टा V लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट किया, दैट वाज रिटन एज R इंटू I. R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ proportionality called resistance of the conductor. इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी फ़िलहाल आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे. एंड दिस कैन बी रिटन एज सिंपली V इज इक्वल टू RI, और V इज इक्वल टू V upon I is equal to R. This is a scalar form of Ohm's law. ठीक है. R जो है, इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है, R is constant है, ऐसा नहीं है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है. R is constant for ohmic conductor, जो कि ओम की लॉ को, ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं कि अगर एक्सटर्नल क्या बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट है, तो जो इनका पोटेंशियल होगा अक्रॉस द कंडक्टर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I. तो इस हिसाब से ये ओमिक, इसके लिए ओम्स ने क्या किया था, ही गेव द ग्राफ ऑल्सो. उसने ग्राफ में भी बोला कि ये चीज़ ऐसे जो कर्व आया, दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में, V और I. इसमें कई बार क्वेश्चंस हम आगे भी करने वाले हैं, कई बार V और I ग्राफ दे देते, कई बार I एंड V ग्राफ कहते हैं. इफ इट इज़ V एंड I, ग्राफ तो ऐसा स्ट्रेट ही आएगा, बट यहाँ इफ दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, सो दिस स्लोप, इसका जो स्लोप है दैट गिव्स द रेजिस्टेंस. सो जैसे स्लोप कैसे होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये तो ओम्स ने बोल दिया कि देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल. सो स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा.
tan थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम 2 पॉइंट्स यहाँ ले सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, तो ये भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये साइड किसकी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये इसके पैरेलल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, बी सी upon AC. What is BC? That will be the V. What is AC? I के parallel I. So this will be equal to what? R. The slope of this VI graph gives the resistance, ये आपने याद रखना है. Now we will see if the question exam में आपसे पूछा जाता है verification of Ohm's law. Verification of Ohm's law. तो इसके लिए क्या किया है, जो कंडक्टर है, ये पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि ये कंडक्टर को क्या किया, इसके ये कंडक्टर, एक कंडक्टर लिया जिसके थ्रू क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो वो करंट नापने के लिए क्या कर दिया, इधर पे एक एमीटर ले लिया, और जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहे एक इंस्ट्रूमेंट से रेहोस्टैट, दिस इज रेहोस्टैट, ये स्टैट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल सर्किट को, इसके फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से ये सप्लाई दे दी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव। जब भी सेल होता है तो 2 डंडे खींचते हैं, बैटरी होती है तो हम ज़्यादा डंडे खींचते हैं, लेकिन जब भी अगर एक बड़े लंबे वाले से करेंगे तो एंड किससे करना है, छोटे वाले से। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आपका करंट होगा। एमीटर जो है वो करंट को नापता है, और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है जो कि वोल्टेज को नापता है। तो इसमें क्या किया गया, ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया जिसमें कि एमीटर वाज कनेक्टेड इन सीरीज, V वाज द वोल्टेज अप्लाइड, V क्या है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, and I was the current flowing through it, A was the emitter connected in series to measure current, V was a voltmeter connected in parallel to measure potential across conductor. So when changing the value of I with help of a rheostat, V was noted and it was experimentally found that V upon I was equal to constant. ये वैल्यू जो है कांस्टेंट आ रही थी। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट इज दैट prove the Ohm's law. So state Ohm's law, next question, and prove it. इसको आपको prove करना है। So again the diagram will be same. आप वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओम स्टेटमेंट तो आप अपने आप लिख लोगे जो पहले लिखी हुई है, दोबारा से आप स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी। उसके बाद यूल राइट योर सेल्फ। आपने ये कंडक्टर लिया, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन आपको आती है प्रूफ करने के लिए तो आपको हर बारी वही चीज़ें सिंपल इसमें ये ड्रॉ करनी है, इसको एक्सटर्नल सप्लाई देनी है, और बाहर सर्किट में डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाना है। आई करंट जा रहा है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इधर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग विद हियर इन दिस डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। सो अब हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, मैंने आपको भी रिवाइज भी करवाया कि जो करंट होता है, करंट थ्रू दिस कंडक्टर वी नो current I
through the conductor is given as, कैसे लिखते हैं, I is equal to वडीना, आपको बोला था ना मैंने याद रखने के लिए, वडीना, and where this Vd is drift velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव करते हैं, E इज चार्ज, ये, देन N इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में Vd की वैल्यू हम जानते हैं, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, M is mass of charge, E is the field applied. ठीक है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल देते तो क्या हो जाएगा, E अपॉन M टाउ इंटू ENA. दिस इज व्हाट वी हैव. अब E जो है विच फील्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू V अपॉन L होता है. सो नेक्स्ट है, इसमें क्या कर देंगे हम, E स्क्वेयर टी टाउ N इंटू A अपॉन M. E की जगह पे क्या आ जाएगा, V बाई L. ये क्या आ रहा है, I. तो V अपॉन I को अगर देखें तो V को अगर यहीं रखते हैं, I को यहाँ ले आते हैं तो V अपॉन I हो जाएगा. तो I इधर चला गया, बाकी चीज़ें उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, M ऊपर गया. इधर आपने ये याद रखना है, NE स्क्वेयर टाउ A. मैंने स्पेशली ऐसे लिखा है, नीता. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. एंड वी, इसको अगर इस क्वेश्चन को अगर इसमें L भी आ गया, सॉरी है ना, L इज ऑल्सो देयर, ML ऊपर जाएगा तो ML इज इक्वल टू दिस. अब इस वाली टर्म में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए E एंड M हम यहाँ लिख चुके हैं. E ये कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, गिवन कंडक्टर जो है उसके लिए ये वैल्यूज दिए गए. कंडक्टर में जो चार्ज है वो भी सेम रहने वाला, मास है वो भी सेम रहने वाला इलेक्ट्रॉन का, है ना, उसको ये चेंज नहीं होगा. फिर क्या आता है, A एंड L, ये क्या है, कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. फिर कोई ना लीनियर एक्सपेंशन है, ना थर्मल सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, ना एरिया चेंज होने वाला, ना लेंथ चेंज होने वाला. और क्या है, N, ये N भी और ये टाउ भी. N क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह उसमें से जो वॉल्यूम है उसमें से निकल के बढ़ जाएंगे. तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी ये तभी कांस्टेंट रहेगी. दिस they will be constant as long as T temperature is constant, है ना, ये कांस्टेंट है. क्या बचा, अब देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ये तो चलो कंडक्टर के लिए होगी कांस्टेंट. ये एरिया और लेंथ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है कुछ नहीं होने वाला. ये भी नंबर डेंसिटी, ये वाली भी चीज़ नहीं होने वाली. सो इसका मतलब क्या हो गया, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया, R. दिस इज योर कांस्टेंट, इसको नाम दिया R. व्हेन T, दैट इज फिजिकल कंडीशन, है ना, फिजिकल कंडीशन like temperature when T is constant. ठीक है, so this is what, ये क्या चीज़ आ गई आपकी, this is Ohm's law proved. ठीक है बच्चों,
अब इसमें आर को ही देख लेते हैं कि है क्या चीज़। आर आ गया आपका एम मिलीनीता। एक मैंने बताया था आपको वजीना। नाउ एक दूसरा फॉर्मूला क्या बता रही हूँ मैं, मिली कौन, नीता। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वाज ई अपॉन एम टाउ, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आई इज इक्वल टू वडीना एन इंटू ए। अब क्या बताया मैंने, आर इज इक्वल टू तीसरा मिलीकॉन नीता। ठीक है, अब इसमें से इसको मैं और अगर देखूं, ये तो हम चेंज कर सकते हैं कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर उसकी लंबाई चेंज की जा सकती है, उसका एरिया बदला जा सकता है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नहीं बदल सकते, नंबर डेंसिटी उसके इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बदल सकते, चार्ज नहीं बदल सकते, उसका रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदल सकते। तो दिस इज आर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट अनदर, इसको नाम दिया रो, एल अपॉन ए आर। दिस रो इज इक्वल टू व्हाट, एम नीट। आप इसको दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। डेफिनेशंस वगैरह सब हम अगले लेक्चर में करेंगे, अभी याद रखना इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी एंड आर इज द रेजिस्टेंस की भी डेफिनेशन हम आगे करेंगे, तो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। अभी फिलहाल हम क्योंकि ओम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में प्रूव करना चाह रहे थे, तो दिस इज अ स्केलर फॉर्म डेरिवेशंस वी हैव डन, वेक्टर फॉर्म अभी मैं समझाऊंगी नेक्स्ट। सो दिस इज इट क्लियर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स हैं इसके साथ एल और ए के साथ ये वैल्यूज़ जो हैं रेजिस्टेंस की बदल सकती हैं। यहाँ पर ये डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम और इस पे, ये भी हैं, इनको भी आप बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको डिटेल में। अभी फ़िलहाल ओम्स लॉ पे ही कंसंट्रेट करते हैं ना। इसमें ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करने से पहले, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू, यहीं पे मैं इसी पे एक्सप्लेन अलग पेज लेती हूँ। जैसे ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो वेक्टर फॉर्म में लेके इसका जो वेक्टर फॉर्म है तो इसमें लाना है इसको, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए थी। अभी ये तो मालूम है वोल्टेज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज E इज इक्वल टू dV बाई dr आता था। dV तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसको हम इक्वेट कर देते थे इसके, तो इसकी जगह ये आ जाता है। करंट की जगह पर भी हमें एक फिजिकल क्वांटिटी जो करंट की तरह रहे लेकिन बिहेव करे किसकी तरह, वेक्टर की तरह, तो उसमें करंट डेंसिटी आई, और R की जगह इंट्रोड्यूस हुआ रो। तो इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले तो करंट डेंसिटी, तो मैंने क्या बोला आपको कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिस बिहेव करे एज अ करंट बट वेक्टर की तरह वो बिहेव कर रही हो, हम उसको बोलते हैं दैट इज योर करंट डेंसिटी। ठीक है, सो प्ले अ रोल ऑफ करंट बट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसके करंट तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो जो भी इसको डिफाइन कैसे किया गया कि कोई भी करंट है वो जो इसके थ्रू फ्लो हो रहा है कंडक्टर के थ्रू, सो amount of current passing per unit area of a conductor held perpendicular to the flow of current is called current density। यानी कि ये आपका कंडक्टर है और इसके थ्रू आप ये करंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर जो एरिया है, कितना अमाउंट ऑफ करंट इस एरिया के थ्रू जा रहा है, दिस इज द एरिया। और एरिया की खास बात है कि ये फ्लो ऑफ करंट के लिए जो आप करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसके साथ कैसा है ये एरिया, परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू, ये कंडीशन है, देन दैट इज द करंट डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल J वेक्टर से। ठीक है, सो दिस J वेक्टर इज इक्वल टू करंट अपॉन द एरिया, सो I अपॉन A। ये एक जनरल सा अगर प्रेजेंटेशन में करना है, दैट इज अ करंट फ्लोइंग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, नाउ
विल सी कि इसमें है क्या चीज़ें। मेन चीज़ है कि जो बातें आपको याद रखनी है कि जे जो है, जे वैक्टर इज दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में आएगी। अगर आप एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। अगर आप एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये नॉर्मल दिस इज, ये ऐसे एरिया है, ये एस, और ये क्या हो जाएगा, एस वेक्टर, या ये ए ही टर्म में लिखना, तो दिस इज ए वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दिस इज फ्लो ऑफ करंट के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम कि मान लीजिए इसको अब ये बताना है कि ये करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं इसमें दैट आई इज स्केलर वेयर एज जे वैक्टर इज, करंट डेंसिटी इज वैक्टर। आप यही कंडक्टर लेते हैं, ये तो पहले सिंपल सा नॉर्मल ही ले लिया था। अगर ये कंडक्टर है आपका बच्चों, इसके थ्रू ये करंट जा रहा है, लेकिन अब हम एरिया थोड़ा सा टिल्टेड ले लेते हैं। ठीक है, टिल्टेड ले लिया। इसको कैसा होना चाहिए था, इसको ऐसा सीधा होना चाहिए था। जब तो ये सीधा था तो एरिया वेक्टर वाज हियर। अब ये टेढ़ा हो गया तो एरिया वेक्टर भी तो अपनी जगह से क्या हो जाएगा, इसके नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे, दिस इज द एरिया वेक्टर, है ना। अगर मैं यहाँ छोटा सा एरिया ले लेती हूँ, दैट विल बी डी ए वेक्टर, है ना। ये हो गया आपका करंट, आई इसमें फ्लो कर रहा है। तो अगर स्मॉल वेक्टर के टर्म्स में भी लेना चाहें, यहाँ पर जो जे वेक्टर की वैल्यू होगी, दैट जे वेक्टर विल बी इक्वल टू नथिंग, जे वेक्टर विल बी, अगर सिंपल एरिया की बात कर रहे हैं तो इसी एरिया की बात हो रही है, तो ये भी कितना थीटा एंगल अपना यहाँ से ऐसे हिला है, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन से थीटा डिग्री ही यहाँ को शिफ्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो जे वेक्टर है, करंट डेंसिटी है, उसको सिंपल आई बाई ए नहीं लिखोगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, कंपोनेंट उसका आई अपॉन कंपोनेंट ऑफ एरिया, एरिया भी कहाँ, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर एरिया की बात कर रहे हैं, और दिस कैन बी रिटन एज आई अपॉन कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। कैसा, एरिया वेक्टर पैरेलल टू फ्लो ऑफ करंट। किसी के भी टर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से आप एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अगर एरिया के टर्म्स में तो ए कॉस थीटा, यानी दिस इज इक्वल टू, you can say that J is equal to vector A cos theta. Now if suppose let us take small area dA vector through which current DI is flowing. Such that dA vector is making angle theta with the flow of current। ठीक है, आपने ये ले लिया, तो J is equal to क्या हो जाएगा आपका, the J vector will be equal to I is, DI is the current upon क्या हो जाएगा, डी ए वैक्टर कॉस थीटा, क्योंकि आपको तो इधर का कंपोनेंट चाहिए ना, इधर कितना होगा। अगर ये ए वैक्टर यहाँ जा रहा है, छोटा सा एलिमेंट लिया, मैं इसको डी ए वैक्टर ले लेती हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इफ डी आई इज द करंट,
इसकी जगह पे आई, पहले मैंने आई लिया, फिर टेक इट एज डी, इसके थ्रू छोटे से एरिया, आई इज द करंट फ्लोइंग, तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा डी आई करंट इज थिंग, सो स्मॉल एरिया के थ्रू, सो डी ए कॉस थीटा, दिस डी आई कैन बी रिटन एज व्हाट, जे vector dA vector cos theta, so di is equal to j dot dA vector. So this is, therefore I will be equal to how much through the conductor, it will be the integral of di, which is equal to integral of j dot dA. So this is the way we can find the current through a conductor कि जो भी एरिया से इसके थ्रू एनी सरफेस, द कंप्लीट सरफेस के लिए अगर आपने वो लेना है तो आप इसको इस ढंग से निकाल सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। व्हाट विल डू इज़, जो भी सरफेस है, कंप्लीट एरिया है, तो कंप्लीट एरिया के क्रॉस द कंप्लीट सरफेस, ये पूरा जो सरफेस है इसके क्रॉस ही हो जाएगा। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई, हमेशा जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हम हमेशा उसकी एसआई यूनिट भी लिखते हैं। एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट्स करंट बाय एरिया, सो इट इज़ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, वेरी इजी ना, मास है इसमें m0, मीटर स्क्वायर है वो भी नीचे है तो l -2, टाइम तो है ही नहीं t0, और एम्पियर है, सो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इट। और एक ऐसी क्वांटिटी है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको इक्वेशन आता है तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा करंट डेंसिटी के बारे में। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड, राइट। नाउ अब करते हैं हम ओम्स लॉ को, फिर से दोबारा स्टेटमेंट दोगे। अगर इसको कहा गया वेक्टर फॉर्म में दीजिए या आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दे रहे हैं, तो अगेन स्टेटमेंट यू विल राइट योरसेल्फ, यू विल ड्रॉ द डायग्राम, अगेन द सेम डायग्राम, वही कंडक्टर, एल उसकी लंबाई है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर से सप्लाई लगा दी है, वी वोल्ट की सप्लाई है, करंट आई ऐसे जाएगा, इधर से आएगा, वी इज़ द वोल्टेज, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलॉन्ग हो रही है, द इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू ड्रिफ्ट इन दिस डायरेक्शन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। नाउ वेक्टर फॉर्म में जब हमें करना है तो कैसे करेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था कि ओम्स लॉ था V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी हमें ई, जे और सिग्मा रो के बीच का रिलेशन जो है वो निकालना है। ये चीज़ अगर आ जाती, दैट इज़ द वेक्टर फॉर्म और अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। ये सिंपल था स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसकी जगह ई वेक्टर आया, आई की जगह जे वेक्टर आया, आर की जगह रो आया, ये रिलेशन हम निकालेंगे। सो अगेन व्हाट विल डू इज़ यू विल राइट द सेम वे, आई इज़ वी नो current through conductor is related to drift velocity by the relation, क्या रिलेशन है बच्चों बोलो, अभी तो आपको नाम याद हो क्या हो गया, कौन सा नाम था मैडम ने इस चैप्टर में लिया हुआ, आई इज इक्वल टू डी ना, है ना। देन यू हैव टू राइट वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिल्कुल स्केलर का जब प्रूफ किया था तब भी यही लिया था इसको, ई अपॉन एम इंटू टाउ, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा ई एम इंटू टाउ ई एन ए, ठीक है। देन यहाँ पे ए है तो आई अपॉन ए करना था, तो इसको मैंने आई तो यहीं पे है अपॉन ए इस तरफ भेज दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज योर नीट। सो आई राइट एन पहले लिख लेंगे, ई ता होता था अभी ता नहीं होगा, अपॉन एम इंटू टा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि आपको ये भी ध्यान रखना है, आर इज इक्वल टू दिस, एंड चौथा वाला फॉर्मूला बताया था, रो वॉज इक्वल टू व्हाट, मैंने नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, रोना नहीं है, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन नीट। तो अब अगर यहाँ इक्वेशन को ध्यान से देखो,
सॉरी दिस इज़ योर ई, ई यहाँ पर रह गया। सो दिस इज़ वॉट, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। सो आई अपॉन ए की जगह पे तो चलो आपका आ जाएगा जे वैक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई। सो दिस इज़, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि दो तरीके हैं इसको लिखने के, कि ई इज़ इक्वल टू रो जे, एक ये होता है। अगर अदरवाइज 1 अपॉन रो, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन, दिस इम्प्लाइज दैट जे वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई रो एज कंडक्टिविटी सिग्मा अपॉन इंटू ई, ये फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी जो कि होती है रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, and this is the vector form, या फिर क्या बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इफ़ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यही वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, आई इज़ इक्वल टू क्या था वो, वी डी ना, इस तरह से था। तो आई कैन राइट हियर दैट वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन, वी डी को अकेला छोड़ देंगे तो क्या होगा, आई अपॉन ए ई एन। आई अपॉन ए इज़ व्हाट, जे अपॉन ई एन। तो ये भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। दिस फॉर्मूला इस फॉर्म में हो कर सकते हैं। यहाँ से अगर वैल्यू डाल देते हैं तो एक और फार्मूला हमारा आ जाता है, वी डी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई अपॉन ई एन। दिस इज़ ऑल्सो, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। नाउ इस अब ये लेक्चर पार्ट 1 है, न्यूमेरिकल्स भी हैं अभी बहुत करने के लिए हमारे पास। चलिए हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं, देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं वी हैव। सो पहला न्यूमेरिकल विल सी दैट इज़ वायर दी हुई है आपको, इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आपके पास एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है बच्चों, एल इज़ इक्वल टू 6 मीटर, ये तो एसआई सिस्टम में ही है। एरिया आपका दिया हुआ है 1 mm स्क्वेयर, 1 मिलीमीटर स्क्वेयर, और आपको पता है मिलीमीटर इज़ इक्वल टू व्हाट, हाउ मेनी 1000 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको जब हम मीटर में करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर होल स्क्वायर, है ना, ऐसे अकेला स्क्वायर थोड़ी रहेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 3 हो जाएंगे, पहले ऊपर जाएंगे -3, उसका स्क्वायर है, तो 3 × 2 6। दिस इज़ व्हाट यू हैव। करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, आपको n नंबर कितनी दिए हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 रेज़ टू द पावर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है 29। आपसे टाइम पूछा है कि कितना लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो आपको तो वेलोसिटी पता नहीं, टाइम निकाल, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंसेस पता, आपको पता है टाइम निकालना है, तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। सो पहले तो आ जाता है कि इफ़ वी डी इज़ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कंडक्टर के थ्रू जाएगी। देन क्या होगा, T विल बी इक्वल टू L अपॉन वी डी, लेकिन वी डी इज़, बट वी डी इज़ इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है I इज़ इक्वल होता है वडीना। सो वी डी इज़ इक्वल टू I अपॉन ईना। सो ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल दीजिएगा। 2 एम्पियर का करंट है, चार्ज कितना है 1.6 × 10 रेज़ टू द पावर -19 होता है, n कितनी है 10 रेज़ टू द पावर 29 दिया हुआ है, एरिया कितना है 10 रेज़ टू द पावर -6 है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं आंसर दे देती हूँ, आपने कैलकुलेशंस खुद करनी है, 1.25 × 10 रेज़ टू द पावर -4, और अगर इसको आप नो देयरफॉर आप टी में डालेंगे तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय लेंथ 6 है मीटर्स, और ये कितना आ गई 1.25 × 10 रेज़ टू द पावर -4। दिस विल डू योरसेल्फ।
नाउ ये कंडक्टर ए और बी है, देखो आपको ओम्स लॉ बताया था उसमें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब ओम्स लॉ पढ़ाया आपको, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप है वो डिसाइड करता है उसकी रेजिस्टेंस को। सो अब यहाँ पे हमें वो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव इज़, दोनों में से कुछ भी है, एग्जाम में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला दिया, लेकिन करेंगे तो आप एक ही जैसे इस वाले डायग्राम को देखोगे तब भी दिमाग में क्या लाना है, स्लोप, क्योंकि स्लोप रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस पे क्या है आपका v, और बेस यानी ये, क्योंकि एंगल्स तो हम यहीं से देखेंगे ना, दिस इज से θ1, दिस इज से θ2, दिस इज θ1, दिस इज θ2। सो दिस परपेंडिकुलर मीन्स ये परपेंडिकुलर साइड भी है बेस, इसी पर बना रहे हैं v अपॉन आई। सो v अपॉन आई क्या होता है, r। तो इस वाले ग्राफ के लिए जब v इधर है और i इधर है, देन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है अगर आपका ये वाला ग्राफ है कि रेजिस्टेंस इज। इस वाले में क्या होगा, जब इसको करोगे तब भी तो ऐसे ही लिखोगे ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और दैट इज इक्वल टू कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है, i है, इधर x एक्सिस पे कौन है, v। i अपॉन v क्या होता है, 1 अपॉन r। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। देखो सिर्फ आई की जगह बदल दी, आई और वी की जगह बदल दी, वी और आई रखा था तो डायरेक्टली है, आई और वी रखा है तो इनवर्सली है। अब ग्राफ देखना है, θ1 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन θ2, उसका मतलब tan θ1 इज लेस देन tan θ2। tan θ1 इस मतलब किसका स्लोप बनेगा, स्लोप किसका है, θ1 बी का, स्लोप बी इज लेस देन स्लोप ए, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मैक्सिमम, आर ए इज मैक्सिमम या ग्रेटर कह लो ना, इज ग्रेटर, आर रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर। इधर पे क्या हो जाएगा, अगेन वही θ1 आपका छोटा है θ2 से, तो इसका मतलब tan θ1 भी छोटा होगा tan θ2 से। तो tan θ1 किसका स्लोप होगा, स्लोप होगा ये b डैश का, लेस देन स्लोप a डैश। लेकिन यहाँ पर कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ b डैश इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ a डैश। सो रेजिस्टेंस ऑफ b डैश इज ग्रेटर। देखा, सब कुछ एक जैसा था, सिर्फ v और i की जगह को हमने चेंज किया तो ऐसे। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, वहाँ पे q और v की वेरिएशंस देखी थी। आपको ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन अगर आपको ध्यान है, ये ओम्स लॉ पे है ना, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन पे ध्यान रखेंगे आप, तो ये इस तरह से करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। देन यू हैव अनदर न्यूमेरिकल, दैट इज रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है of a conductor in which 1 milliampere current is there. So current is given 1 milliampere. 1 milliampere means 1 into 10 raised to the power minus 3 ampere दिया है। Voltage when a potential difference across the end of the conductor is 1 volt, तो बिल्कुल सिंपल है। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है, तो आप ओम्स लॉ ही निकालोगे। सो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है। सो आर विल बी इक्वल टू वॉट, V अपॉन आई। V कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट, R कितना दिया हुआ है, 1 into 10 raised to minus 3 एम्पियर। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, ऊपर चला जाएगा तो 10 raised to the power 3 ऊपर हो गया, इतना ओम्स। ओम्स इज़ अ यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। 10 raised to 3 ओम्स विच कैन बी रिटन एज 1 किलो ओम। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट डेंसिटी आपको निकालनी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो करंट डेंसिटी निकालनी है, करंट डेंसिटी, फाइंड दी करंट डेंसिटी बोला है, तो जे आपको निकालना है। जे क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। दिया क्या है, डायमीटर दे दिया उठा के 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10 raised to the power
-2 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर ये हो गया, विच विल बी इक्वल टू व्हाट 2 × 10⁻³ मीटर्स हो गया। करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर्स। जे की वैल्यू डालनी है बच्चों, जे इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल्स जब भी होते हैं क्वेश्चन पढ़ना है, अपने आप करना है पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब मेरे को तो टाइम भी सेव करना होता है, तो आई डू लिटिल फास्ट। I/A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, I तो है बट एरिया दिया हुआ है, लेकिन एरिया तो हमें दिया नहीं ना, हमें दिया क्या, डायमीटर। एरिया इज़ व्हाट, πr²। डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I/π d/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d² और नीचे 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, πd²। आपने बस ये वैल्यूज़ डाल देनी है। 4 करंट कितना है 10 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू है 3.14। डायमीटर आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 × 10 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर में, 4 × 10⁻⁶। और इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर ले रही हूँ, बीच के स्टेप्स आप खुद करेंगे, आंसर आपको बता दिया जाएगा, बताया 1.8 × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डू कैलकुलेशन योरसेल्फ, डू ऑल स्टेप्स, ठीक है। मैंने डायरेक्ट don't write the direct answer direct. So here with this we finish this third lecture. Hope you have understood. कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आपके डाउट्स में वहाँ क्लियर हो सकेंगे तो मैं वहीं करूँगी, अदरवाइज आई विल क्लियर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड प्लीज़ एक बार जल्दी पहले आराम से सुनिए पूरी वीडियो, फिर नोट्स बनाइए। आपको लिंक दिया हुआ है नीचे, इसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं आपके पास। उसके बाद थोड़ा फास्ट स्पीड पर भी आप पूरी इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ उतारना नहीं है। सो दिस मच इन दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।